नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मार्केट दिस वीक। एक हफ्ते में एक ही अकेला ऐसा विंडो मिलता है जिसमें आप अपने शेयर मार्केट से जुड़े जो सवाल हैं वो इस प्रोग्राम में रख सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं और ये बड़ा ही मुश्किल वक्त चल रहा है जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार किस ओर जाने वाले हैं, मुश्किलें कहाँ पर हैं और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप करें क्या। तो अगर आप निवेशित हैं या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। लगातार चौथे हफ्ते बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 11,000 और सेंसेक्स 37,000 के नीचे कारोबार का करता हुआ इस बार नजर आया। इस हफ्ते मिड कैप की बात करें तो वहां पर 2% और स्मॉल कैप में 4% से भी ज्यादा की गिरावट आई। मोटे तौर पर जो कारोबारी नतीजे हैं उसका असर बाजार में दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते आरबीआई की नीति और दूसरे जो आर्थिक आंकड़ों के ऊपर बाजार की नजर रहेगी, वहां की दिशा आपको तय होती हुई नजर आएगी। आपके पास कोई भी निवेश से जुड़ा सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आप फोन करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, मेरे ख्याल से मैं आपको एक जो नंबर्स हैं वो बता देता हूँ। 0112309763 और 23386682। मुझे लगता है कि इन नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, जो मेरे पास नंबर है उस पर आप सवाल कर सकते हैं। शर्मा जी बहुत धन्यवाद। मिलन शर्मा जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अगले आधे घंटे आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं शर्मा जी। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत। और सवाल पहला वही कि ये जो बाजार में अभी अनिश्चितता का माहौल है उसके पीछे की वजह क्या है? क्या डोमेस्टिक कारण है या फिर ये एक नॉर्मल फिनोमेना है आपके लिए? देखिए, नॉर्मल फिनोमेना तो अजय नहीं कहूँगा इस समय नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। और जो क्या हो रहा है बाजार में, देखिए एक बात तो ये है कि ऑलरेडी काफ़ी जो इकोनॉमी काफ़ी डाउन ट्रेंड में थी, बिकॉज 1.5 साल से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी इलेक्शन होगा, उसके बाद एक सिविल गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, उसको देखते हुए ऑलरेडी डिमांड में काफ़ी वो था, पहले सेंटिमेंट काफ़ी डाउन थे। और उसके बाद अब यार जब गवर्नमेंट बनी भी तो उसके बाद लोगों को बजट की एक्सपेक्टेशन थी, तो बजट के बाद आपने देखा कि कुछ कन्फ्यूजन रहा रिगार्डिंग दी टैक्सेशन ऑफ एफपीआई, जो काफ़ी मेजर मुद्दा बन गया उसके अंदर। अब उसमें ये क्लैरिटी नहीं आई गवर्नमेंट ने नोइंगली कराया या अनोइंगली उन लोगों ने टैक्स करना किसी और को था, या उसके अंदर ऑटोमेटिक फंस गए लोग जो ट्रस्ट बना के काम करते हैं। तो ओवरऑल दूसरा इंटरनेशनल फ्रंट पर आप देख रहे हैं जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे मेटल के सेक्टर्स के अंदर अपना प्रेशर था ही और वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड आई थिंक वो इतने आराम से भी खत्म नहीं होने वाला। जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है वो इतने में खत्म नहीं हो रहा, बिकॉज यूएस काफ़ी एडमेंट है इस बार अपनी चीज़ों को लेके। तो मतलब वैरायटी ऑफ वो हैं। और दूसरा आप देखें कि जो ऑटो सेक्टर है या कोई भी सेक्टर हो, डिमांड की जो इतनी ज़्यादा कमी है इस समय मार्केट में है, और मार्केट में लिक्विडिटी और डिमांड दोनों ही कमी है। ना ही नकदी है बाजार में, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, और ना ही बाजार में कोई डिमांड वगैरह है। तो सेंटीमेंट्स काफ़ी डाउन है। और वो और अनटिल गवर्नमेंट कुछ बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स लेती है, जो कि लग रहा है मुझे सोच रहे हैं गवर्नमेंट, और अभी तक कुछ ऐसा कोई कॉन्क्रीट स्टेप निकल के नहीं आया। अब देखिए ऑटो का क्या हाल है, वेदर इट्स कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर हो, कोई भी सेगमेंट हो ऑटो के अंदर भी, एवरीथिंग इज ब्लीडिंग। किसी भी कॉर्पोरेट के आप रिजल्ट देखें तो सारे के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, एबिटा के ऊपर, एज वेल एज सेल्स, दोनों तरफ से दबाव है। तो ऐसे हालत में आप सोचें कि बाजार कुछ पॉजिटिव रिएक्ट कर दे तो बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता नहीं कि जब तक गवर्नमेंट कुछ बहुत ही जल्दी कुछ फास्ट मूविंग कदम उठाती है आरबीआई के साथ मिलकर, तभी कुछ हो सकता है, बिकॉज डिमांड हैज़ टू कम बैक। और डिमांड जब भी आती है, डिमांड के आने के लौटने के कारण कि लोगों में सेंटीमेंट जो इंप्रूव होता है, बिजनेस सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है, और वो उसके अलग अलग रीजन डिस्कस कर रहे हैं हम रीजन। बट ओवरऑल गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट क्लियर पॉलिसी, अलग अलग जो, जैसे आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना पड़ेगा। आप ऑल ऑफ अ सडन आपकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। आप पिछले 15 साल से काम करते आ रहे हैं ट्रस्ट, आपको टैक्सेशन डिफरेंट है, और आप ओवरनाइट बजट के अंदर अनाउंसमेंट जो कि ड्यू था ही नहीं इसके अंदर, बजट के अंदर नॉट एक्सपेक्टेड। बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट आते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दिस सडन अनाउंसमेंट। अब देख रहे हैं आप ऑलरेडी इतना कोई आदमी वेंटिलेटर पे है, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और आप उसके ऑक्सीजन छीन लेते हैं, तो यही होगा फिर मार्केट के अंदर। तो आप देख रहे हैं जो कतर, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी रेस्पाइट मिलेगा। आई थिंक मार्केट अभी, और अगर जो ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिए गवर्नमेंट ने, तो शॉर्ट टर्म में भी नीचे सकता है, अच्छा खासा नीचे सकता है मार्केट। चलिए, तो अच्छा खासा हम समझेंगे कि आप कितने पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे करने की उसमें शामिल होते हैं। भोपाल से हमारे साथ मिस्टर माहेश्वरी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या आप हमारे साथ हैं? जी सर। एक बार पूरा अपना नाम बताएं प्लीज और उसके बाद अपना सवाल करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विवेक माहेश्वरी बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ जी, नमस्कार विवेक जी। मुझे लगता है आपके आपके साथ हूँ। टेलीविजन का वॉल्यूम अपना बंद कर दीजिए प्लीज। आप फोन के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं। मेरा नाम विवेक माहेश्वरी है, भोपाल से बोल रहा हूँ। विवेक जी, आप टेलीविजन के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन के जरिए आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमें आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, मैं इंडियाबुल्स हाउसिंग पे अपनी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इंडियाबुल्स हाउसिंग मेरे पास डिलीवरी है, क्या करूँ उसमें? इंडियाबुल्स हाउसिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप ये बोल रहे हैं? और क्या भाव से आपने किया था सर? सर, मैंने एवरेजिंग करी है अभी, तो लगभग मेरा 600 रुपये का एवरेज है। और आप कब तक रुक सकते हैं, कितना टाइम है आपके पास में?
सर मैं 2 से 3 महीने रुक सकता हूँ। 2 से 3 महीने 110 रुपए नीचे भाव चल रहा है, 600 का एवरेजिंग है इनका, 490 का भाव चल रहा है। क्या आप इन्हें सलाह देंगे, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, एज फार एज इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात आप करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में एज सच कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी को लेते हुए या कंपनी की बैलेंस शीट लेते हुए मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की, और वैसे भी जिस सेक्टर में काम करती है हाउसिंग का पोर्टफोलियो अच्छा है एक काम में। अब क्योंकि न्यूज़ के चलते हुए ये स्टॉक नीचे आया है, तो अल्टीमेटली इसमें बात फंडामेंटली कोई गलत नहीं है, इस कंपनी गलत नहीं है, आपने सही कंपनी चूज़ करी है। बट जिस समय आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट ड्रिवन होता है, और सेंटीमेंट में क्या हो रहा है कि इस समय इंडिया बुल्स के लिए सेंटीमेंट ठीक नहीं है। अब जब ठीक ना होने की वजह आप बताइए कि आपको ये जो न्यूज़ चल रही है कि स्वामी जी ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को बताते हुए कि इसके अंदर कुछ स्कैम हुआ है, जबकि ऐसी कोई मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ स्कैम वगैरह की बात है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी की है, और जिस तरह की बातें चल रही हैं उस तरह की मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई सच्चाई है। बट अगेन एक कैविएट यही रहता है कि जब बाजार में कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटली कुछ और चीज़ होती हैं और सेंटीमेंट इतने हावी हो जाते हैं कि अच्छी खासी कंपनी को डिरेल कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया बुल्स ऑल्सो टाइमिंग। बट आपकी अगर 600 रुपये की अगर जो बाएंगे और आपने एवरेज 600 पे आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जरूर मौका मिल जाएगा अगले 15-20 दिन, एक महीने के अंदर एक बार बाउंस बैक जरूर आएगा, मार्केट में भी आएगा, स्टॉक में भी आएगा। ये स्टॉक वैसे भी नोन है अपना 10-15% तक मूवमेंट देने के लिए इंट्राडे और एक आध दिन के मूव देता है, तो आपको वेट करना चाहिए और आपको आई थिंक 600-625 के आसपास निकल जाना चाहिए। आपको मौका जरूर मिलेगा निकलने का, अभी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मेरी राय ये है कि आप जिस रेट इसमें आपके 600 के आसपास हैं, जब भी ऊपर थोड़ा 2-4% का प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, निकल जाइएगा इससे। चलते हैं गुजरात सर, वहाँ पर हरीश शर्मा जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप? हेलो हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। आपका स्वागत है। आप गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुजरात में टीवी प्लीज बंद कर दीजिए, उसके वजह से आपका जो फोन है जी, क्योंकि आपका फोन टेलीविजन के पास है इसलिए इस तरह की डिस्टरबेंस आ रही है। आप टीवी से थोड़ा सा हट जाएं और सवाल करें प्लीज। सवाल ले लीजिए आप। सवाल पूछना है, क्वेश्चन 60 रुपए पे बाइक से भाव आ सकता है या नहीं? कौन सा? एक बार फिर से कंपनी का नाम बताइए हरीश जी। वही दिक्कत आ रही है, एक बार रिपीट करना होगा आपको। इन्फोसिस, इन्फीबीम, इन्फोबीम। आप, मुझे लगता है कि ये सवाल हम हरीश जी, चूंकि आप माफ कीजिएगा, आपका सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं हो पाया ना? नहीं, मुझे नहीं हो पाया, ठीक है। वडोदरा से हमारे एक दूसरे दर्शक आ चुके हैं। नमस्कार, आप मेरे साथ हैं वडोदरा से? नमस्कार, आपका नाम बताएं सर। शिरीष बिगे। शिरीष बिगे जी, नमस्कार। वडोदरा में क्या हाल चाल है आपके? अरे बहुत बढ़िया, अभी तो बारिश काफी हो रही है। देखिए, बारिश तो हो रही है और पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है जी। और बड़ौदा तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कमोडिटी हो या स्टॉक हो, बहुत लोग एक्टिव रहते हैं। तो आपने बताइए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या फिर क्या जानना चाहते हैं? नहीं, मेरे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन गिरते मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बेहतर रहेगा या शेयर बाजार में लगाना बेहतर रहेगा? ये सर, मुझे लगता है आपने इतना बढ़िया सवाल किया, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो मिलन जी, अब आप की राय लेते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली जो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में काफ़ी लंबा दायरा होता है। आप अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो शेयर मार्केट से बिल्कुल अलग है। मगर अगर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वो भी उन्हीं सेगमेंट, उसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर मार्केट के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अगर जो ऐसा है आप, तो मेरी राय ये होगी कि अगर जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आप हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए जाने में आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड कभी भी सारे स्टॉक्स जो है एक सेक्टर या एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड होता है तो ऑब्वियसली आपका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, उससे रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट जाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर जो प्रॉपर आपका एडवाइस पे या प्रॉपर आप फॉलोअप के बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छी कंपनियां अगर चूज़ कर रहे हैं, आप एग्जांपल के लिए आप लीजिए HDFC बैंक पकड़ा है आपने, या कोई और ब्लू चिप काउंटर लाइक आपने TCS, इन्फोसिस, आपने इन काउंटर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि आप म्यूचुअल फंड में जाएँ, इसमें जाएँ। तो और म्यूचुअल फंड किस थीम में जाना चाहते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप मिड कैप में किस तरह की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं। आप मिड कैप में अलग रिटर्न्स का और रिस्क का जरिए वो है, स्मॉल कैप में एक अलग तरह का रिस्क और रिवॉर्ड है, और लार्ज कैप में एक अलग तरह की चीज़ें हैं।
तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि जब ये काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस वो लगता सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और थोड़ी बहुत आपका अच्छा एडवाइजर है तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। आप अगर जो अच्छे एडवाइस लेके काम कर रहे हैं तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। मेरे ख्याल से भोपाल चलते हैं और प्रिंस पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार पांडे जी, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है जी, स्वागत। मेरा क्वेश्चन ये है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है ना? जी बिल्कुल। तो इसका रीजन क्या है? और इस वीक मार्केट भी कैसा क्या रहेगा, वो कुछ बताएंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते का एक आउटलुक जानना चाह रहे हैं, हालांकि आपने रीजंस ज़रूर बताया शुरुआत में, लेकिन फिर से इनके बेनिफिट के लिए देखिए आप अगर जो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक बार रैली बनी थी फरवरी ऑनवर्ड्स, जब मतलब पुलवामा अटैक के बाद अब देखा था कि थोड़ी लोगों को लग रहा था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। उसके बाद एक अच्छी रैली बनी थी मार्केट के अंदर, जो ऑलमोस्ट 10% की रैली मार्केट ने बनाई थी। और उसका फिर बजट जब इलेक्शन का आउटकम आया तो उसके बाद जब श्योरिटी हो गई, जब मालूम चल गया कि जब गवर्नमेंट स्टेबल है तो थोड़ी और रैली बनी और मार्केट अपना पीक आउट कर गया था। बट हुआ गया कि जिस समय मार्केट ने पीक आउट किया तो जो लेवल्स होते हैं जो हम वॉच करते हैं, जैसे कि निफ्टी का एक पी मल्टीपल होता है, वो पी मल्टीपल उस समय 30 पे चल रहा था। अब 30 का पी मल्टीपल हिस्टोरिकली पिछले 15 साल का देखेंगे हिस्टोरिकली आप, तो पी मल्टीपल 30 पे जब मार्केट आता है तो ऑलमोस्ट मतलब पीक आउट होता है, उसके ऊपर गुंजाइश नहीं होती है। गुंजाइश होती भी है तो अगर जो सामने कुछ चीज़ आउटलुक नजर आ रहा हो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें नजर आ रही हो, इकोनॉमी के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा ग्रोथ नजर आ रही हो तो होता है, बट ऐसा इस बार था नहीं। तो जब मार्केट एक तो अपने हाईएस्ट मल्टीपल पर था, 30 पर मल्टीपल था, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेस थी, सारी कंपनियों की वैल्यूएशन स्ट्रेस थी और सामने जो है नज़र नहीं आ रहा था कि क्वार्टर, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब कितना करेक्ट करता है या वहाँ कंसोलिडेट करता है वो एक क्वेश्चन था, बट उसके बाद एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो गया उसके बजट के समय। बजट पे काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, उसमें एक्सपेक्टेशन के विपरीत काम हुआ कि थोड़ा सा एफपीआई की जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई। अब वो नोइंगली अनोइंगली कैसे आई, पर वो न्यूज़ आ गई तो उसका इफेक्ट और आ गया। अब 5 जुलाई के बाद देखिए अब मार्केट ने थोड़ा, जब मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट ऊपर तो अपसाइड कैप थी मार्केट को ऊपर नहीं जाना था बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेस थे। अब नीचे आने के लिए कंसोलिडेशन फेज से निकलते हुए मार्केट थोड़ा अब नीचे आया, तो जब और नेगेटिव आया तो और नीचे आ गया। फिर उसका एक कॉन्टेजन इफेक्ट आता है, जब मार्केट में इस तरह की न्यूज़ आती है नेगेटिव, तो सेंटीमेंट खराब होते हैं, तो हर एक आदमी सेलर बन जाता है, तो फिर नहीं पता चलता कि मार्केट नीचे कहाँ पर जाके बॉटम आउट होगा, क्या होगा। तो अभी भी आप मेरा आउटलुक पूछें तो हो सकता है अगर जो गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव अनाउंस करती है इस हफ्ते में, पॉजिटिव अनाउंसमेंट 2 फॉर्म में हो सकते हैं। एक है कि जो एफपीआई का टैक्सेशन है उसको लेकर गवर्नमेंट क्लियर कर सकती है, या किसी पॉलिसी को लेकर, एग्जांपल ऑटो के अंदर या कमर्शियल व्हीकल को लेकर कोई नई पॉलिसी ला सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है। तीसरा एक आरबीआई का अपना इवेंट है, आरबीआई हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट की बजाय 50 बेसिस पॉइंट कर दे। अगर जो इन इवेंट में से सारे इवेंट पॉजिटिव होते हैं या एक आध इवेंट पॉजिटिव होता है तो मार्केट थोड़ा संभल सकता है और एक बाउंस बैक दे सकता है। पर आप सोचें कि बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी यहाँ से मार्केट दोबारा अपना हाई पे चला है, वो नहीं होगा अभी, बिकॉज जो जिस तरह के रिजल्ट कंपनियों के आए हैं और जिस तरह का सामने सिनेरियो इकोनॉमिक, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी अगले 2-3 क्वार्टर कुछ अपसाइड की ज़्यादा गुंजाइश है मार्केट में। वृंदावन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहन, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार मोहन जी, कैसे हैं आप? सवाल कर सकते हैं। कैसे हैं आप जी? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बताइए, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, मेरे पास में सरकारी शेयर है जी, ग्रुपों के, बीएल के, अपने पीएफसी के, ये सब डाउन चल रहे हैं। और एक ये जो बैंक है, यस बैंक और करूर वैश्य बैंक, यस बैंक और करूर वैश्य बैंक, ठीक है, ओके। तो सर ये सारी डाउन पे चल रहे हैं, 60% हुआ, तो क्या मैं इनको सेल करके और एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट कर लूँ या इनको शिफ्ट कर लूँ? एक बार जो पीएसयू स्टॉक्स हैं एक बार फिर से दोहराएंगे आप नाम? एक तो है जी उनको, हुडको, एक है बीईएल, फिर से बताइए सर। बीएल, भारत बीएल, अच्छा ठीक है, और एक पीएफसी। और आपको क्या मतलब सभी में आपको नुकसान हो रहा है या फिर ये जो 5 मैंने आपको शेयर के नाम बताए, इन 5 में नुकसान है हमारे को। और कितना आप वक्त दे सकते हैं, कितना समय है आपके पास? 2 साल 3 साल कितना 2 साल 3 साल, ठीक। बढ़िया शेयर कोई मिल जाए तो या फिर मैं वो लॉस बुक कर लूँ या फिर आप जैसे राइट हो वैसे कर लूँ। ठीक है मोहन जी, बहुत धन्यवाद आपका वृंदावन से कॉल करने के लिए। और अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। मिलन जी, देखिए आपने जो स्टॉक्स चूज़ करे हैं पीएसयू स्पेस में, वो अच्छे काफ़ी टॉप स्टॉक्स चूज़ करें, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। आप हुडको की बात करें, काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अपने तरह से मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में जिसमें काम करता है, तो इसमें कोई, अब बात आती है कि आपका स्टॉक नहीं चल रहा है। आप दूसरी का, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपने कंपनी ली हुई है बेल, आपने प्राइस नहीं बताया किस प्राइस पर एंटर किया है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने शायद 170 के आसपास लिया होगा, तभी आपको लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक 100 के आसपास तो चल ही रहा है, या 150 पे लिया होगा आपने, तो नीचे चल रहा है बेल। और तीसरा स्टॉक आपने बताया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी, तो अपने किस लेवल पर लिया है वो आपने नहीं, अगेन नहीं बताया आपने,
बट ये तीनों स्टॉक अपने लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में, पीएसयू सेगमेंट के जिस सेगमेंट ने पकड़ा है आपने, ये तीनों ही अच्छे स्टॉक्स आपने पकड़े हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आपको इस समय लॉस बुक करके आप एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस की बात करें, बिकॉज एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन आर टू स्ट्रेच्ड। इस समय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, वो जरूर है, ठीक है, गिरा नहीं स्टॉक इनके कंपैरिजन में, बट आई थिंक जब मार्केट ठीक होगा 1 क्वार्टर बाद 2 क्वार्टर बाद, तो आपको ये हुडको और ये आप चाहें तो समय एवरेज भी कर सकते हैं, या आप थोड़े दिन रुक जाइए 1 आध क्वार्टर में, अगर जो और भी मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ से मार्केट गिरने की गुंजाइश है, 5-7% और गिर सकती है निफ्टी, आप उस समय इनको एवरेज कर लें। आपके जो बेस्ट पार्ट है कि आपने अच्छी चीज पकड़ी हुई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अ ग्रेट कंपनी, हुडको इज अ ग्रेट कंपनी, और तीसरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज लीडर। इन तीनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से आश्वस्त होकर इनमें बने रहें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लगते हैं और आपके अगर जो और पैसा पड़ा है तो आप इनको एवरेज आउट कर सकते हैं। मिलन जी, लेकिन कारोबारी तो नतीजों का माहौल चला हो, एक एक दिन में कुछ कंपनियां 9%, 10%, 16% गिर रही हैं, ऐसे में थोड़ा सा घबराना स्वाभाविक है। एक दिन में अगर किसी को दिखाई देता है कि उसका पैसा 15% नीचे चला गया तो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में कैसे अपने आप को संयत रखें? और फिर जैसे SBI जैसे स्टॉक्स अगर एक दिन में 9% गिरते हैं, देखिए तो फिर अजय, स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। आप स्टॉक मार्केट का नाम ही रिस्क मार्केट है, और इसीलिए इसमें रिटर्न भी इतने अच्छे होते हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल रहा, आपने बता दिया कि एक दिन में स्टेट बैंक करेक्ट कर गया, अच्छे रिजल्ट नहीं आए, 10% करेक्ट कर गया, बट स्टेट बैंक आप देखें तो 240 से 370 भी हुआ था अभी भाई, उसके अंदर किसी ने पैसा बनाया भी। उस समय आपने देखा था कि जो वन साइड रैली थी स्टेट बैंक ने दी है पिछले 1-2 क्वार्टर में, कंटिन्यूस बढ़ा है पिछले फरवरी के ऑनवर्ड्स, तो उसमें कोई बात नहीं। अगर जो एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आते हैं, डेफिनेटली करेक्शन होते हैं, काफी स्टीप करेक्शन होते हैं। ये जरूर है कि स्टॉक बढ़ने में टाइम लगाता है, गिरने में टाइम नहीं लगाता। गिरने में एक ही बार में आपको 8-10% गिर जाएगा, बढ़ने में शायद 2-3 महीने लगाते 10% जाने में। तो ये कहना कि मार्केट में इस समय क्या करें इन्वेस्टर, आप अगर आपने अच्छी रिसर्च करी हुई है और आपने कोई अच्छा काउंटर पकड़ा हुआ, अच्छा शेयर पकड़ा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करा हुआ है आपने, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और आपको अगर जो कन्विक्शन है तो आप उसको, और बाद में थोड़ा जब स्टेबल होता है काउंटर तो आप और स्पेसिफिकली अगर जो स्टेट बैंक की आप बात करें तो जैसे मुझे लगता है कि 280 वुड बी अ गुड रेट, 270-280 अगर जो आता है स्टेट बैंक, तो दोबारा बाय कर सकते हैं। जो रिजल्ट आए भी हैं ठीक है, थोड़े प्रोविजनिंग वगैरह के अंदर आपको इशूज हैं स्टेट बैंक के अंदर गोइंग, पर मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स विल इंप्रूव ओनली। तो जो अच्छे लीडरशिप कंपनीज हैं, अगर जो कम रेट में मिल रहे हैं आपको, या किसी वजह से नीचे आ गए हैं, जैसे आईटीसी है, अब आईटीसी के भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, तो स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट, पहले भी करेक्ट हो चुका है, अभी भी अपने लोस पर चल रहा है और ईयरली लोस पर चल रहा है। तो आई थिंक आईटीसी इज गुड काउंटर। आप इन टाइम्स पर क्या करना चाहिए आदमी इन्वेस्टर को कि जो भी अच्छे कंपनीज हैं उनको आप लेकर रखते हैं, भूल जाइए, आप बात करिए 2 साल बाद 3 साल बाद, बट कंपनीज आपकी अच्छी होनी चाहिए जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो, जो लीडरशिप ऑक्यूपाई करती हो और फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनीज हो। मिलन, भिवानी चलते हैं, वहाँ पर सुरभि बत्रा हमारे साथ है। नमस्कार सुरभ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए प्लीज। हाँ जी, मुझे पूछना था कि इस टाइम पे जिलेट इंडिया में इन्वेस्ट करने में फायदा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? डिलॉयट इंडिया में स्पेसिफिक राय जानना चाहूँगा। जिलेट इंडिया, जी, जिलेट इंडिया, धन्यवाद। हाँ जी। देखिए, जिलेट इंडिया काफ़ी अपनी लीडरशिप का ऑक्यूपाई करती है, जिस सेगमेंट में काम करती है, और टिपिकल मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है जिलेट का। जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भले ही जिलेट हो या आपकी प्रॉक्टर गैम्बल हो, ये सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी स्टेबल काउंटर्स होते हैं। इवन आप देख रहे हैं निफ्टी गिरेगा अभी तो जिलेट वगैरह इतने नहीं गिरेंगे एज कम्पेयर टू अदर। एक तो ये है कि डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर नहीं होते, कैश काउंटर्स हैं, तो वो भी इनको फायदा करता है। दूसरा, इनके अंदर जो स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम होता है, फ्लोट कम होता है, तो इतने वैरी नहीं करते। तो इट इज़ अ गुड कंपनी, और इसका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट लगता है। आपको जिलेट आप डिसाइड किया तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट राइट नाउ ऑल्सो, और यू कैन वेट फॉर अ क्वार्टर। अभी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज करता है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिलेट इज़ अ गुड कंपनी। बिसाइड्स जिलेट आप बात करते हैं, अगर आपको और स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आपको देखना है तो आपको आईटीसी कम्स टू माइंड। आईटीसी थोड़ा और भी करेक्ट अगर जो होता है, अगर जो आईटीसी आपको 240-250 मिलता है तो आईटीसी को आप लेके 1-2 साल के रख सकते हैं। आई थिंक आपको 30 से 40% रिटर्न मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है आईटीसी के अंदर। पंजाब से विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार सिंह साहब, कैसे हैं आप? सवाल कीजिए। सर हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, सवाल कीजिए सर। सर, हम ऑर्गेनिक शेयर खरीदना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर 2-3 ईयर्स। नहीं, ऑर्गेनिक शेयर से क्या मतलब है आपका? ऑर्गेनिक कंपनी जो ऑर्गेनिक जैसे कोई फूड में, पैकेज में, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं। कोई कुछ आपने मतलब रिसर्च किया, कहाँ पर आप जानना चाहते हैं? सर वी 100% ऑर्गेनिक।
अब मुझे लगता है कि इनका इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या फिशरी, पोल्ट्री, आप मतलब उस सेगमेंट की अगर जो बात करें आप, मुझे एकदम ऑफ हैंड याद नहीं आता कि कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड स्पेस में हो जो प्योर ऑर्गेनिक में काम करती है। जो मुझे नाम दिख रहा है उसमें वैलिएंट, मागमी ऑर्गेनिक्स, सवेरे मेघमनी ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी है, वो ऑर्गेनिक वैसी ऑर्गेनिक नहीं है। मंगलम ऑर्गेनिक्स, अच्छा ठीक जो है। ये तो केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनीज है सारी, सारी केमिकल कंपनीज हैं। ये ऑर्गेनिक आप सर्च कर रहे हैं उससे, हाँ जी। इनका क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक फूड को agriculture लेके से, है, हाँ, एग्रीकल्चर को लेके है। आई थिंक तो इनको वो भी समझ में आएगी, जैसे कंपनीज लाइक वेंकीज हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर काफी लीडरशिप पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं, या आपकी अवंती फीड्स है, ये कंपनीज हैं, इनको ही कैन टारगेट। आई थिंक अगर जो ये चाहें तो टिपिकली ऑर्गेनिक तो नहीं मैं कहूँगा, बट अगर जो फूड इंडस्ट्री से इनका इंटरेस्ट है तो पोल्ट्री फार्मिंग में वेंकी इज अ ग्रेट बाय एट द करंट प्राइस। वेंकी करीब ऑलमोस्ट 52 रुपये किलो पर चल रहा है और करीब 1200 रुपये का भाव आ गया है, 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो वेंकी इज वन कंपनी विच ही कैन लुक एट। महाराष्ट्र से श्री सागर अंतिम दर्शक जिनका हम सवाल इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। श्री सागर जी बहुत धन्यवाद, आपका वक्त कम है हमारे पास, जल्दी से सवाल कीजिए। श्री सागर जी क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए, उनकी तरफ से एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है। आरबीआई की पॉलिसी से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारे लोग 25 बेसिस से 75 बेसिस तक की बात कर रहे हैं। देखिए 75 बेसिस तो हो जाएगा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, बट ये डेफिनेटली है कि आधा % तक गवर्नमेंट आरबीआई पास ऑन कर सकती है। बट अगेन उसमें एक बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, द बेनिफिट हैज टू बी पास्ड ऑन। आप एक बात है कि आज भी रेपो रेट जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, मतलब 6.5% की आप रेपो रेट की बात अगर करते हैं तो एक रीजनेबल है। बट आप अगर जो आज किसी एसएमई लेंडर की सेगमेंट की बात करते हैं, उसको जो लोन मिल रहा है उसको 12-13% में मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रेट कट कितना और कितना होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो रेट कट पास ऑन कैसे, ट्रांसमिशन। आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी जब आपने देखा होगा, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था शशिकांत दास से कि भाई आप एक तरफ कहते हैं लिक्विडिटी बहुत है मार्केट के अंदर, तो और लोगों को पैसा नहीं है, मार्केट के अंदर बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि लगता है मुझे कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक लिक्विडिटी जो है सिस्टम में लिक्विडिटी है, पर कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन दिक्कत है, खुद भी एक्सेप्ट किया है। तो आई थिंक बैंक्स को आरबीआई के साथ मिलकर आरबीआई को बैंक को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि दिस बेनिफिट ऐसे भी पास हो। अदरवाइज खाली रेट का एक मैथमेटिकल बनकर रह जाता है कि जब 25 बेसिस पॉइंट कर गया 50, अगर जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। ऑटो का हाल देख रहे हैं आप, ऑटो सेगमेंट के अंदर कितनी निराशाजनक पिक्चर सामने आ रही है। तो अगर जो इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी अगर जो ट्रांसमिशन होता है या हाउसिंग सेक्टर के लिए अगर जो है, तो डेफिनेटली दोनों सेक्टर के लिए काफी बेनिफिट होगा और दे कैन एक्ट एज अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। ऑटो को हम देख रहे हैं ना, तो अचानक चाइना से भी, यूएस से भी हमेशा वो गिरावट की खबरें लगातार एक तरह से, मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ऑटो में, क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड वाइड तो मैंने क्यों, इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर क्या है कि जो नंबर 1 मैंने बताया कि एक तो डिमांड डिमांड की बहुत बड़ी कमी है, सेंटिमेंट बहुत डाउन है, तो लोगों ने अपने परचेज डेफर कर रखे हैं। स्पेशली लग्जरी कार की बात करें आप, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर लोग रेफर कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी ऑटो स्पेंडिंग के अंदर। इवन छोटे वो जो मारुति या जो 10 से 12 लाख की गाड़ी है उसको भी लोगों ने डेफर कर रखा है, बिकॉज लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देंगे 25 तक कर देंगे, तो लोगों को लग रहा है मैं आज गाड़ी ले लूँ, मालूम चला क्या पॉलिसी आ जाए, बैन हो जाए मेरी गाड़ी, पेट्रोल बैन हो जाए, डीजल बैन हो जाए। तो ये इसके ऊपर एक क्लियर कट पॉलिसी आना और बहुत ही जल्दी आना बहुत जरूरी है। और दूसरा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, अगर जो आपको इलेक्ट्रिक आना है तो आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है, आप क्या सब्सिडी देने वाले हैं। आपने बोल तो दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है, टिपिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार की कॉस्ट जो है 4 टाइम्स है। अब वो 4 टाइम्स कोई तो बेयर करेगा, ऑब्वियसली जिसका बजट 5 लाख है कार खरीदने का, वो 20 लाख तो कार नहीं खरीद सकता। तो जैसे मतलब ये तो एक इररिलेवेंट बात है बात करने की। आप अगर जो कुछ चाहते हैं तो आप बुलाइए कि हम सब्सिडी देंगे, इस तरह ये हमारा फेज प्लान है, फेज बैनर के अंदर करेंगे। जैसे कि राजीव बजाज ने भी कहा था कि भाई आप ओवरराइट आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट अरबों रुपया कर रखा है, आप बोलिए साहब इनको बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैन शुरू कर दीजिए। कहने और करने बहुत फर्क है। गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज कि इतना ईजी नहीं है, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जो इतना डाइवर्स वो है, क्या होगा आपने खाली आके बोल देने से कि हम इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, चेंजेस नहीं होंगे। आपको बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा उसके अराउंड, आपको जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लगाने पड़ेंगे, फिर पेट्रोल पंप का क्या होगा, बहुत कुछ है करने के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, और जल्दी समझ में आ भी जाएगा कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी काफी चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक दोनों चीजें फेज मैनर के अंदर आएंगी, तो आई थिंक उससे कुछ थोड़ा पॉजिटिव इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा, फिर जीएसटी वगैरह बेनिफिट देंगे तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, जिसमें अशोक लीलैंड वगैरह काम करते हैं, टाटा मोटर्स हैं, इनके अंदर थोड़ा बेनिफिट आएगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज ऑटो का अगर जो पॉलिसी लेवल पर कुछ नहीं आया तो काफी दिक्कतों का सामना करना। बहुत धन्यवाद मिलन, वक्त निकालने के लिए और लोगों के सवालों का जवाब लेने के लिए। तो फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। जिनके सवाल आज हम नहीं शामिल कर पाएंगे उनसे हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और अगले हफ्ते आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये विंडो हमारा यही रहेगा 6 से 6:30 हर शनिवार को। मार्केट दिस वीक देखना मत भूलिएगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।